नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना समंकों के सांख्यिकी का कोई महत्व नहीं है, यानी सांख्यिकी का मतलब ही समंकों से ही है। कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए जब सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करना चाहता है तो उसके लिए उसे आंकड़े, समंक या डेटा चाहिए होते हैं। तो इन समंकों का किस प्रकार से एकत्रीकरण किया जाता है, कैसे संकलन किया जाता है, उनके क्या क्या स्रोत हैं और उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। समंकों के संकलन से आशय अनुसंधान के संबंध में आवश्यक विषय सामग्री या आवश्यक समंक एकत्रित करने से है। जब कोई अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करना चाहता है तो जिस विषय के संबंध में वह अनुसंधान करता है उस विषय से संबंधित आंकड़े या समंक की उसको ज़रूरत होती है, और जब वह इन्हें एकत्रित करता है अपने अनुसंधान के लिए तो उसे समंकों का संकलन कहते हैं। अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के विषय संबंधित उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण करना ही समंकों का संकलन कहलाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आंकड़े या समंकों को इकट्ठा करना अपने अनुसंधान के लिए समंकों का संकलन कहलाता है, क्योंकि बिना आंकड़ों या समंकों के सांख्यिकीय अनुसंधान संभव ही नहीं होता। जिस प्रकार से एक भवन निर्माण के लिए ईंट, सीमेंट, चूना इत्यादि की जरूरत होती है, उसी प्रकार सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए समंक भी आवश्यक है। समंकों को एकत्रित किस प्रकार से किया जाता है, तो समंकों को एकत्रित करने के स्रोतों के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रथम प्रकार है इसका प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा, और दूसरा प्रकार है द्वितीयक समंक यानी सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक समंक क्या होते हैं? प्राथमिक समंक ऐसे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए नए सिरे से एकत्रित करता है, अर्थात ऐसे समंक इससे पहले किसी ने एकत्रित नहीं कर रखे हैं और जो अनुसंधान करता है वह उन्हें पहली बार नए सिरे से ही एकत्रित करता है। तो ऐसे समंक है वह प्राथमिक समंक कहलाते हैं, या इन्हें मौलिक समंक भी कहा जाता है। प्राथमिक समंकों को किस प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं, इसके संबंध में कुछ इसकी रीतियां हैं, जिनमें प्रथम रीति है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं जांच क्षेत्र में जाकर सूचनादाताओं से, यानी जिनसे सूचनाएं इकट्ठी करनी है, उनके पास जाकर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क करता है, तो इस प्रकार से एकत्रित किए गए समंकों की रीति को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार की रीति है यह छोटे क्षेत्र के लिए, जहाँ पर जो सूचना प्रदाता है उनकी संख्या भी कम हो, वहाँ पर उपयुक्त होती है। बड़े क्षेत्रों के लिए ऐसी रीति है वह उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि वह बहुत अधिक खर्चीली होती है और उसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। इसी प्रकार फिर दूसरी रीति है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यदि अनुसंधान करता है प्रत्यक्ष रूप से सूचनादाताओं के पास नहीं जा सकता या स्वयं जाकर उनसे सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकता, तो इस रीति के अनुसार वह किसी दूसरे व्यक्ति से उनके संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को मिस्टर राम के संबंध में सूचना प्राप्त करनी है, लेकिन राम उसे नहीं मिल पाता है, तो वह उसके साथ ही मोहन से उसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से यह क्या हो गया? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान हो गया, यानी जिसके संबंध में आपको सूचनाएं चाहिए वह डायरेक्ट उसे नहीं लेके किसी अन्य तीसरे व्यक्ति से उसके संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना अप्रत्यक्ष मौखिक
अनुसंधान कहलाता है। यह रीति उस समय अधिक उपयोगी रहती है जहां अनुसंधान का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो। जैसे मान लीजिए हमें किसी गांव के व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं लेनी है, तो ऐसे गांव के किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया जिसको जो सभी व्यक्तियों को जानता है, और उसी एक व्यक्ति से लगभग सभी गांव वालों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो इस प्रकार का जो अनुसंधान है वह अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाता है। अगली रीति है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। जब विभिन्न स्थानों से नियमित रूप से सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों को सूचना देने के लिए संवाददाता के रूप में एक प्रकार से नियुक्त कर देता है। और ये जो नियुक्त संवाददाता हैं, ये समय समय पर अनुसंधानकर्ता को उसके लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं उसको चाहिए होती है, वो सूचनाएं भेजते रहते हैं। अनुसंधानकर्ता उनके द्वारा भेजी गई सूचनाओं को अपने तरीके से संपादित करके अपने उपयोग में लेता है। अनुसंधानकर्ता उन सूचनाओं को अपने अनुसंधान में काम में लेने से पहले उनकी विश्वसनीयता की भी जांच कर लेता है। यह जो रीति है, यह आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों या टीवी चैनल्स या आकाशवाणी आदि के लिए काम में ली जाती है। पत्रिकाओं के लिए या टीवी चैनल्स के लिए विभिन्न स्थानों पर संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो रिपोर्टर्स कहलाते हैं, जिनको रिपोर्टर्स कहते हैं। और वो जो भी उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनकी खबर है वो टीवी चैनल्स और अखबार या पत्र पत्रिकाओं को भेजते रहते हैं। ऐसे ही कोई अगर अनुसंधान करता जिसे नियमित रूप से सूचनाएं चाहिए, तो वह ऐसे संवाददाताओं की नियुक्ति कर सूचनाएं या आंकड़े या समंक है वो एकत्रित कर सकता है। इसके बाद जो अगली रीति है वह है सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। यहां पर जो अनुसंधान करता है वह उसे जो भी सूचनाएं चाहिए उसके संबंध में एक प्रश्नावली बनाकर उसे सूचकों को भिजवा देता है। सूचकों का मतलब है जो सूचना देने वाले हैं, यानी जिनसे सूचना प्राप्त करनी होती है, तो उन्हें वह प्रश्नावली डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से भेज दी जाती है। और जो सूचना प्रदाता हैं वे उन प्रश्नावलियों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भरकर और वापस अनुसंधानकर्ता को भिजवा देते हैं। इसमें क्या होता है कि समय व श्रम की भी बचत होती है और खर्चा भी कम लगता है, यानी खर्चीली नहीं है, और बड़े स्केल पर यानी लार्ज स्केल में और बड़े क्षेत्र में ये काम में ली जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्नावलियों को आप वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ पर जो सूचना प्रदाता है वह शिक्षित हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति उन प्रश्नावलियों को भरकर नहीं भेज सकता। इसी प्रकार जो अगली रीति है वह है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। इसके अंतर्गत जो अनुसंधान करता है या जिसे संकलन करना है आंकड़ों का या सूचनाओं का या समंकों का, वह प्रगणक नियुक्त करता है और जो अनुसूचियां भरवाकर, यानी जिनसे सूचनाएं प्राप्त करनी है, उन व्यक्तियों के पास उन स्थानों पर जाकर उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है और उसे अनुसूचियों में भरकर वह अनुसंधानकर्ता को भेजता है। इसमें जो अनुसंधान करता है वह प्रश्नों की एक अनुसूची या शेड्यूल बनाकर प्रगणकों को प्रदान कर देता है और वह संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर और उनसे प्रश्न पूछकर और उनसे आवश्यक जो सूचनाएं वह एकत्रित करके अनुसंधानकर्ताओं को भिजवा देते हैं।
आपने देखा होगा कि जैसे जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो उसमें जो प्रगणक हैं या जो जनसंख्या के आंकड़े लेने वाले व्यक्ति हैं वह प्रत्येक घर में जाकर वहाँ से उस घर के मुखिया से या अन्य किसी जो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होता है उस समय उससे उस परिवार के बारे में सभी सूचनाएं एकत्रित करके अपने जो अनुसूची है उसमें भरकर और आगे भिजवा देते हैं। तो ये जो जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने का उदाहरण है, ये अनुसूचियां भरने का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर जो प्रगणक है वह दोनों प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क करता है, जो शिक्षित भी हो सकते हैं और अशिक्षित भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर जिस स्थान पर या जिस क्षेत्र में जो सूचना प्रदाता है वो शिक्षित नहीं है तो वहाँ पर अनुसूचियों का प्रयोग है वह अधिक लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्राथमिक समंकों का संकलन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। अब हम द्वितीयक समंकों के संकलन के बारे में बात करते हैं। द्वितीयक समंक यानी सेकेंडरी डेटा ऐसे समंक होते हैं जो पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार द्वारा संकलित या एकत्रित किए जा चुके होते हैं और जो अनुसंधान करता है या जो व्यक्ति इनका उपयोग करना चाहता है वह दोबारा इनका उपयोग अपने अनुसंधान में करता है। ये समंक क्योंकि पहले से ही एकत्रित किए हुए होते हैं अतः अनुसंधानकर्ता को सावधानी से इनका प्रयोग अपने अनुसंधान में करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको जिस प्रकार से ये समंक चाहिए उस प्रारूप में ये समंक एकत्रित न किए गए हों तो उसे अपने अनुसंधान के अनुसार इन समंकों को बनाना पड़ता है। इन समंकों के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। प्रथम है प्रकाशित स्रोत और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोतों में सरकारी, गैर सरकारी या अन्य संस्थाओं द्वारा जो भी प्रकाशन है उनके वो इसके स्रोत में आते हैं। भारत में जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वह भी समय समय पर बहुत सारे आंकड़े, बहुत से क्षेत्रों विषयों के बारे में आंकड़े है वह प्रकाशित करता रहता है। अन्य सभी सरकारी संस्थान, बैंक, वित्तीय संस्थान, अन्य सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां सभी अपनी अपनी रिपोर्ट्स हैं वह वार्षिक रूप से प्रकाशित करती रहती हैं, तो उनका उपयोग अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में कर सकता है। इसी प्रकार अन्य जो रिसर्च संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, वो भी उनके द्वारा भी समय समय पर अपनी पत्रिकाएं वह छपाई जाती हैं, जारी की जाती हैं, तो उनका उपयोग अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में कर सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रकाशित स्रोत हैं उनका एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और अनुसंधानकर्ता जिस प्रकार से उसको आंकड़े चाहिए, जिस क्षेत्र के बारे में चाहिए, वहां से वह लेकर अपने अनुसंधान में उनका यूज कर सकता है। और दूसरा स्रोत है इसका अप्रकाशित स्रोत। कई बार क्या होता है कि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की सूचना या आंकड़े तो एकत्रित किए हुए होते हैं लेकिन वे उनका प्रकाशन नहीं करते हैं। तो जिस व्यक्ति को अनुसंधान के लिए ऐसे सूचनाएं या आंकड़ों की जरूरत होती है वो उस व्यक्ति या संस्थान से संपर्क करके ऐसे आंकड़े या सूचनाएं वह प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो समंक संकलन है वह क्या होता है और समंक संकलन है किस प्रकार से होता है और उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं। धन्यवाद।